आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में कुछ आंकिक प्रश्न करा रहे हैं। ये आंकिक प्रश्न जो हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल वाले पार्ट से हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न, दो बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर स्मॉल a दूरी पर स्थिर हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। इसमें क्या है, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं हमको +4e और e। तो ये जैसे +4e यहाँ पर है a बिंदु पे, अब b बिंदु पे +e आवेश है। अब ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये परस्पर a दूरी पर हैं। तो इनके बीच की दूरी हमने यहाँ पे ये कितनी ले रखी है, a दूरी ले रखी है। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली जो रेखा है, ये ए बी रेखा, इस रेखा पर कोई तीसरा आवेश हम कहाँ पर रखें जिससे कि ये तीनों आवेशों से मिलके जो निकाय बनेगा वो संतुलन में रहे। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि माना हम इस 4e और इस स्मॉल e आवेश को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हम एक आवेश रखते हैं Q आवेश, और Q आवेश को रखने पर ये जो पूरा निकाय है, ये निकाय क्या आता है, संतुलन की स्थिति में आता है। हमें दे रखा है कि तीसरे बिंदु आवेश का मान क्या है, ये दिया है तीसरा बिंदु आवेश है Q। तो Q को हम 4e और E को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर रख रहे हैं, और ऐसा करने पे ये निकाय संतुलन की स्थिति में आ जाता है। अब संतुलन की स्थिति का मतलब क्या होता है, संतुलन की स्थिति का मतलब होता है कि अगर कोई निकाय संतुलन में है तो उसका अर्थ होगा कि उस निकाय पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर 4e, Q और E इन तीनों आवेशों से मिलकर जो निकाय बना है, वो निकाय अगर संतुलन में है तो इसका अर्थ है कि इस Q पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो बल क्या होगा, संतुलन में होगा। तो हमें ये निकाय बताना कि इस Q की इस 4e से दूरी क्या होगी या E से दूरी क्या होगी। तो हमने यहाँ पर माना कि माना A और B बिंदु पर दो आवेश +4e और स्मॉल e रखे हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल a है। और हमने ये मान लिया कि माना ये Q आवेश इस 4e से x दूरी पर है, तो ये बिंदु P पे रखा है, तो इसका मतलब A और P के बीच की दूरी क्या होगी, x होगी। तो P और B के बीच की दूरी क्या होगी, a - x, क्योंकि ये पूरी दूरी x है तो ये दूरी क्या है, ये दूरी पूरी a है, ये x है, तो ये दूरी क्या बचेगी, a - x। अब निकाय संतुलन में है तो इसका अर्थ क्या होगा कि 4e के कारण हम Q पे लगने वाला बल निकालेंगे। तो हम वही निकाल रहे हैं यहाँ पे लिख दिया हमने AB बराबर, ये AB बराबर स्मॉल a P बराबर x और BP बराबर, ये BP बराबर a - x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि +4e के कारण Q आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, कि जो ये +4e है ये Q आवेश पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों समान प्रकृति के आवेश है, दोनों धनावेश हैं। तो माना इस +4e के कारण Q पे लगने वाला जो बल है वो है F। ये 4e इस Q को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो 4e के कारण Q पे लगने वाला बल है F1, और इस F1 की दिशा क्या होगी, P से B की ओर। तो हमने यही निकाला यहाँ पे कि +4e के कारण इस Q पर लगने वाला बल, तो उसको हम निकाल रहे हैं। +4e के कारण Q आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F1 बराबर, ये कूलाम के नियम से निकलेगा, F1 बराबर आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 की पे क्या आएगा, +4e, Q2 की पे क्या आएगा, +Q अपॉन r²। r² मतलब 4e और Q के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी हमने x मानी है, x का स्क्वायर। और दिशा क्या होगी, P से B की ओर। क्यों, क्योंकि 4e इस Q को प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा इस पर, तो ये प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ये 4e से दूर होगा, तो यानी P से B की ओर। तो दिशा क्या है, P से B की ओर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे अभी, फिर इसके बाद देखेंगे इस दूसरा आवेश जो है कि E, तो E के कारण Q पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्योंकि E भी धनावेश है, Q भी धनावेश है, तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो +E के कारण +Q पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। +E के कारण +Q पर लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल F2 बराबर, ये हमने F2 माना है, E के कारण P पे लगने वाला जो बल है वो F2 है। इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी P से
ए की ओर, यानी ये प्लस इसे दूर की ओर होगा, दूर होगा, ठीक है। तो पी से ए की ओर हो जाएगा। ये जो ई है ये इस क्यू को प्रतिकर्षित करेगा, तो कहाँ की ओर करेगा, पी से ए की ओर। तो ई के कारण क्यू पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F2 बराबर हो जाएगा, F2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 के पे क्या आएगा, ये ई आवेश, Q2 के पे क्या आएगा, ये क्यू आवेश, और आर स्क्वायर के पे क्यू और ई के बीच की दूरी वो है a-x, तो a-x का स्क्वायर। और दिशा क्या होगी, पी से ए की ओर। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो F1 F2 है ये दोनों एक ही रेखा पर परस्पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल हैं, ठीक है। तो अगर ये निकाय संतुलन में होगा तो इन बलों का परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्योंकि निकाय संतुलन में होने का अर्थ है कि वहाँ पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, क्यू पे दो बल लग रहे हैं, एक तो F1 F2, तो इनका परिणामी हम जो निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, शून्य। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, ये दोनों बल एक ही रेखा पर परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, इनके बीच का कोण क्या है, 180 अंश है। तो ये दोनों वेक्टर राशि हैं, इनके बीच का कोण 180 अंश है, तो इनका परिणामी क्या होगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। तो हम यही निकाल रहे हैं यहाँ पे कि आवेशों का निकाय संतुलन में होने का अर्थ है कि ये दोनों बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि इन दोनों का परिणामी क्या होगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। तो ये F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो F1 बराबर क्या आएगा, F2। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि आवेशों के निकाय का संतुलन में होने का अर्थ है कि F1 बराबर F2। अब हम यहाँ से F1 का मान यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, F2 का मान यहाँ से यहाँ रखेंगे और इनको आगे हल करेंगे। इनको आगे हल करने पर हम देखते हैं, जब हम यहाँ पे F1 F2 का मान रखते हैं तो F1 F2 का मान रखने पे ये F1 का मान आ गया 1/4πε0, 4 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 ई इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/4πε0 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्यू भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ई भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 4/x² इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट दोनों तरफ वर्गमूल लेके हम इसको आगे हल कर सकते हैं, पर ऐसे वर्गमूल लेके हल करने पे क्या होगा, यहाँ पर तब x की एक ही वैल्यू आएगी, तो वो एक वैल्यू इसमें दिखती नहीं है। तो हम इसको डिटेल हल करेंगे और तब जाके इसको आगे देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर बजरुना किया 4 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये खोल दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4x, ये 4x² ये आ गया, 4a² ये आ गया, माइनस 8ax इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सबको एक साइड लाने पे हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण आ गई, 3x² माइनस 8ax प्लस 4a² इक्वल टू 0। अब इस अगर समीकरण के हम इसको हम गुणनखंड करें इसके, तो इसके गुणनखंड ये आते हैं x माइनस 2a इंटू 3x माइनस 2a इक्वल टू 0। तो यदि हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका अर्थ है कि x माइनस 2a बराबर 0 अगर हम करें, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हम पहले इस वाले को 0 कर रहे हैं, x माइनस 2a इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 2a, परंतु x इक्वल टू 2a ये मान स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं है स्वीकार्य, क्योंकि 2a का मान a से बड़ा है, जबकि हमने वहाँ पर देखा था उन दोनों आवेशों 4e और e के बीच की दूरी क्या थी, a। तो यानी x का मान a से छोटा होना चाहता है, जबकि x का मान यहाँ a से बड़ा है। तो यानी ये वाला मान हमें ये अग्राह्य मान होगा। तो हम इस दूसरे वाले पार्ट को 0 करेंगे, 3x माइनस 2a इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a/3। निश्चित ही 2a/3 जो है a से छोटा है, इसलिए जो है यहाँ पर x इक्वल टू 2a/3 ये वाला मान ग्राह्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो x का मान आएगा वो a से छोटा होना चाहिए। a से छोटा क्यों होना चाहिए, इसके लिए क्योंकि ये जो x की वैल्यू होगी ये इस a से छोटी होगी, a बड़ा है x छोटा है। तो हर कंडीशन में क्या आना चाहिए, x का मान a से छोटा आना चाहिए। तो इसलिए x बराबर 2a मान ये स्वीकार्य नहीं है, जबकि x बराबर 2a/3 मान स्वीकार्य है। तो x क्या था, x था Q 4e आवेश से Q आवेश की दूरी। तो Q आवेश को 4e आवेश से कितनी दूरी पर रखने पर, 2a/3 दूरी रखने पर निकाय क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि
5 गुणा के 10 की घात ऋण 19 कूलाम तथा 20 गुणा के 10 की घात ऋण 19 कूलाम के दो आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ये पहले सवाल की तरह है। वहाँ पर दिया था कि निकाय संतुलन में होगा, तो उसका अर्थ था कि परिणामी बल 0 होना चाहिए। निकाय संतुलन में होने का अर्थ ये भी है कि वहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर वैद्युत क्षेत्र भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य आता किसी बिंदु पर, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर निकाय क्या है, संतुलन की स्थिति में है। तो यहाँ पर ये दे रखा आपको कि 5 गुणा के 10 की घात 19 कूलम और 20 गुणा के 10 की घात 19 कूलम के दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर हैं। तो हमने यहाँ पर और इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, हमने यहाँ पर ये एक आवेश यहाँ पर मान दिया, एक आवेश यहाँ पर मान दिया। तो एक आवेश ए बिंदु पे, एक आवेश बी बिंदु पर है। ए पर जो आवेश है उसको हमने माना है 5 गुणा के 10 की घात 19 कूलम, तो इसको हमने Q1 से प्रकट किया है। 20 गुणा के 10 की घात 19 कूलम, इसको हमने Q2 से प्रकट किया है। तो यानी ये जो Q1 अर्थात 5 गुणा के 10 की घात 19 कूलम आवेश ये ए बिंदु पर है, और 20 गुणा के 10 की घात 19 कूलम आवेश यानी Q2 ये कहाँ पर माना गया है, बी बिंदु पे माना गया है। और इन दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी कितना है, ये टोटल है 2 मीटर, ये दिया गया है। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। अब हमें ये बताना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो हम ये मान रहे कि माना इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। और इस P की इस Q1 आवेश से जो दूरी है वो क्या है, x है। तो हमको x ज्ञात करना है। तो हम यही माना है यहाँ पे कि Q1 से Q2 आवेश की दूरी, Q1 से Q2 आवेश की दूरी AB बराबर 2 मीटर। और ये मान लिया कि माना ये Q1 अर्थात 5 गुणा के 10 की घात 19 कूलम के आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। यानी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया A से P की दूरी क्या होगी, AP बराबर x, और BP बराबर क्या होगा, 2 माइनस एक्स, क्योंकि 2 है टोटल, इसमें से x घटा दो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो BP बराबर क्या होगा, 2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा जहाँ पे, वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, इस बिंदु की स्थिति कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले इस Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो Q1 आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 से प्रकट कर रहे हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे, वही कि बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो सूत्र है हमारे पास, तो उससे हम क्या निकाल देंगे, Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालेंगे हम Q2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान, और तब दोनों को आगे हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर हम वही निकाल रहे हैं कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा, उसका सूत्र क्या है कि E1 बराबर हो जाएगा 1/4/ε0 इंटू Q/r² होता। तो Q के पे क्या आएगा, ये वाला आवेश Q1/r², r² मतलब Q1 से P की दूरी, तो ये होगा AP का स्क्वायर। दिशा क्या होगी, Q1 के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो होगा, क्योंकि ये Q1 कैसा आवेश है, धनावेश है, तो Q1 के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी धन से P को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, धन से बाहर की ओर, यानी A से P की ओर। ठीक है, यहाँ हम P से B की ओर भी कह सकते हैं। तो Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आ गया 1/4πε0 Q1/AP², Q1 अपॉन ये AP², और दिशा PB, यानी इसकी दिशा E1 की दिशा क्या होगी, P से B की ओर। फिर Q2 बराबर क्या होगा, Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 से प्रकट की है। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q2/BP², Q2/BP² मतलब Q2 से इस P की दूरी, तो वो दूरी क्या है, BP का स्क्वायर। किस सूत्र से आया कि E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r², तो Q के पे Q2 और r² पे इस Q2 की इस P से दूरी, वो दूरी क्या है BP, तो BP का स्क्वायर। और दिशा क्या होगी इसकी, क्योंकि ये जो Q2 है ये भी क्या है, ये भी धनावेश है,
तो धन से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी धन से P पर बाहर की ओर, यानी धन से P बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर धन से बाहर की ओर, यानी इधर की ओर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ की ओर? B से A की ओर कह दो या P से A की ओर कह दो। मैंने इसको P से A की ओर लिखा है। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर निकालेंगे P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हम देखेंगे E1 और E2 क्या है, ये सदिश राशियां हैं और ये दो सदिश एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर हैं। तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा? जब दो वेक्टरों के बीच का कोण 180 अंश हो, इनके बीच का कोण 180 अंश है, तो इनका परिणामी क्या होता है? इनका परिणामी E बराबर होता है E1 माइनस E2। ठीक है, ये इनका परिणामी हो जाएगा। परंतु वो क्या कह रहा है कि इस परिणामी का मान कितना है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो इसका मतलब इसका मान क्या होना चाहिए? E का मान 0। तो 0 बराबर क्या आएगा? E1 माइनस E2। इससे क्या हो जाएगा? E1 बराबर E2। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 है। इसका अर्थ है कि E1 बराबर E2। तो हम यही रख रहे हैं यहाँ पे कि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 0 है। इसका अर्थ है कि E1 बराबर E2। और इससे हमने E1 का मान यहाँ से रखा और E2 का मान यहाँ से यहाँ पे रख दिया। तो ये आ गया 1/4πε0 Q1/AP² बराबर 1/4πε0 इंटू Q2/BP²। इन दोनों समीकरणों से E1 E2 के मान हमने यहाँ पर रख दिए। तो 1/4πε0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और Q1/AP² इक्वल टू Q2/BP² यहाँ पर बचेगा। अब Q1/AP² इक्वल टू Q2/BP² है, तो Q1 का मान क्या है? 5 गुणा के 10⁻19। AP का मान x² था। देख रहे हैं आप कि AP बराबर क्या था? हमने लिखा है AP बराबर x और BP बराबर 2 माइनस एक्स। तो इन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो AP के पे x रख दिया, BP पे 2 माइनस एक्स रख दिया। तो ये आ गया 5 गुणा के 10⁻19 बटे x² बराबर 20 गुणा के 10⁻19 बटे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा यहाँ से 10⁻−19, ये भी कैंसिल हो गया। और 5 से जो है ये 20 जो है ये 4 बार कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 5/x² इक्वल टू 20/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 5 से जो है 20 हमने 4 बार कैंसिल कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1 रहा, तो 1/x² इक्वल टू 4/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका प्रसार कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इसको। यहाँ पर इस प्रकार का ये आ गया कि 1/x² इक्वल टू 4/4² प्लस x² माइनस 4x a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला हमने इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। उससे हमने इसको यहाँ पर इसका मान निकाल दिया। अब हम इसको अगर हम बजगुणा करें, बजगुणा करके अंत में यहाँ पर एक द्विघातीय समीकरण आएगी। वो द्विघातीय समीकरण ये होगी कि 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे तब ये द्विघातीय समीकरण है। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड आते हैं x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, देखिए 3 चौको 12 हो गया। तो 12 के दो गुणनखंड क्या होंगे? 6 दूनी 12। तो ये इसको हम क्या लिख देंगे? 4x को धन 6x ऋण 2x। तो इसको घटा के 4x आ रहा है और 6 दूनी 12, वो इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 में द्विघातीय समीकरण है। इसमें इस बाएं पक्ष के गुणनखंड करने पर ये आया x प्लस 2, ये वाला यहाँ पे जो ये आया ये इसके गुणनखंड हो गए x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका अर्थ या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यदि हम इस वाले ब्रैकेट को 0 रखें कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि x का मान नेगेटिव आ रहा है। इसका अर्थ है कि ये मान अमान्य है, क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम 0 करेंगे। यदि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा? x इक्वल टू 2/3। ये जो x इक्वल टू 2/3 है, ये एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरा ये क्या है? 2 से छोटा है। 2 मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी उससे छोटा है। तो x का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी ए बी से कम है, अतः ये मान क्या होगा? स्वीकार्य होगा। तो हमारे आंसर आ गया, ये x क्या था कि बिंदु P की 5 गुणा के 10⁻19 कूलाम के आवेश से दूरी, अतः 5 गुणा के 10⁻19 कूलाम के आवेश से
इतनी दूरी पे 2/3 मीटर की दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हमने माना था कि x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो x मतलब ये दूरी, तो यानी 5 × 10⁻19 कूलाम के आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और इसका अर्थ है कि वो निकाय वहाँ पर क्या होगा, उस बिंदु पर अगर हम किसी आवेश को रख दें, यानी अगर हम इस बिंदु पर किसी तीसरे आवेश Q को रख दें, तो इस Q आवेश पे यहाँ पे लगने वाला परिणामी बल भी क्या होगा, शून्य होगा, और ये निकाय क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। ये भी इसका एक अर्थ है। अब इसमें प्रश्न नंबर 3 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के कोनों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल कितना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, और इस वर्ग के जो कोने हैं, इस वर्ग को नाम दिया हमने ABCD। इस वर्ग के कोनों ABCD पर 4 आवेश रखे हैं, इनको हमने लिखा है QA यानी 2 माइक्रोकूलम, इसको हमने QA लिख दिया। ठीक है, B पर आवेश है -5 माइक्रोकूलम, ये QB लिखा गया है, दिया है आपको। C पर एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम, इसको QC लिखा गया है। और D पर एक आवेश है -5 माइक्रोकूलम, इसको QD लिखा गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर बल कितना है। तो वर्ग का केंद्र कैसे निकालेंगे, वर्ग का केंद्र होता है इसके विकर्णों का कटान बिंदु। तो इसका एक विकर्ण ये खींचा, एक विकर्ण ये खींचा, और इन विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा इसको नाम दिया O। तो ये O बिंदु क्या होगा, वर्ग का केंद्र होगा। तो वर्ग के केंद्र में कौन सा आवेश है, 1 माइक्रोकूलम, इसको हमने Q0 से प्रकट किया है। तो यहाँ पर हमने निकालना क्या है कि इस Q0 पे यानी 1 माइक्रोकूलम पर इन 4 बाहर वाले आवेशों के कारण जो परिणामी बल लगेगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, कोई आवेश यहाँ पे धनात्मक है, जैसे ये और ये धनात्मक आवेश हैं, और ये वाले क्या है, ऋणात्मक आवेश है। 1 माइक्रोकूलम का आवेश क्या है, धनात्मक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भुजाओं के बारे में देखेंगे कि वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, प्रत्येक का मान क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, इस 10 को हम 10 की घात ऋण 2 से गुणा कर देंगे, तो यह आएगा 10 गुणा गया 10 की घात ऋण 2 मीटर। ये प्रत्येक भुजा का मान आ गया। अब वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण की जरूरत पड़ेगी हमको। तो वर्ग का विकर्ण क्या है, AC या BD। तो वर्ग का विकर्ण AC बराबर BD, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा गया √2। तो वर्ग के विकर्ण AC और BD का मान क्या होगा, वर्ग का विकर्ण AC बराबर BD बराबर हो जाएगा, भुजा के स्थान में क्या आएगा, कितनी है इसकी भुजा, 10। तो 10 × √2, 10√2। तो 10 गुणा गया वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, विकर्ण का मान आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 10 गुणा गया √2 को हम 10 की घात ऋण 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 10√2 × 10⁻⁻2 मीटर। ये विकर्ण की वैल्यू आ गई, इन दोनों विकर्णों की वैल्यू आ गई। अब जो ये विकर्णों का कटान बिंदु है केंद्र O, ये ABCD सबसे बराबर दूरी पे होगा। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होता है इसमें। तो इनकी वैल्यू, ये OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD है, पर OA की वैल्यू होगी क्या, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ये जो OA होगा ये इस विकर्ण का आधा होगा, ऐसे OB जो होगा इस वाले विकर्ण का आधा होगा। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर होगा विकर्ण का आधा, 1/2 गुणा गया विकर्ण। अब विकर्ण की वैल्यू आपके पास ही आ रखी है, तो हम लिख देंगे कि बराबर 1/2 ये लिखा, और गुणा गया विकर्ण की वैल्यू यहाँ पर रखी। 2 से जो है 10 कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। तो ये आ गया हमारे पास OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर 5 गुणा गया √2, 5 गुणा गया √2 10⁻⁻2 मीटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे, निकालेंगे बल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस 2 माइक्रोकूलम जो ये QA था, QA के कारण इस QO पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। दोनों देखिए, दोनों धनावेश हैं, तो इस धन 2 माइक्रोकूलम के कारण इस QO पर जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। उसको हमने प्रकट किया है
एफ ओ सी से उसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी, ए से सी की ओर या ओ से सी की ओर। तो हम वही निकाल रहे हैं कि ए पर स्थित आवेश क्यू ए के कारण 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर बल, कि ए पर जो आवेश है इसके कारण यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम पर बल, तो ये कूलाम के नियम से निकलेगा। इस बल को हम किससे प्रकट कर रहे हैं, ए के कारण ओ पर बल, ये प्रकट हो रहा है एफ ओ से एफ ओ ए। तो एफ ओ ए का बराबर होगा 1/4πε0 इंटू क्यू ए इंटू क्यू जीरो अपॉन ओ ए स्क्वायर। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर का सूत्र है। तो Q1 के स्थान पे क्या रख दिया, ये वाला आवेश क्यू ए, Q2 के स्थान पे क्या रख दिया, ये वाला आवेश क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर। अब ओ ए की वैल्यू आपको ये दे रखी है, इसका स्क्वायर हम यहाँ कर देंगे। तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा के 10⁹9, फिर एक गुणा आ गया। क्यू ए की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलाम, तो क्यू ए की वैल्यू क्या रखा 2, ये गुणा गया 10⁶6 क्यों आया, इसको हमने कूलाम में कन्वर्ट कर दिया। याद रहे कि यहाँ पर एक चीज़ कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁶6 कूलाम, यानी माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना है तो 10⁶6 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 गुणा के 10⁶6 माइक्रोकूलाम। क्यू ओ की वैल्यू क्या आ गई, 1 गुणा के 10⁶6 माइक्रोकूलाम। इन सभी आवेशों को माइक्रोकूलाम में दिया गया है, तो इनको 10⁶6 से मल्टीप्लाई करने पे ये कूलाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पर किया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व होने पर आता है 3.6 न्यूटन। दिशा क्या होगी इसकी, दिशा होगी इसकी ए से ओ की ओर कह दो या ओ से सी की ओर कह दो, क्योंकि ये ए वाला आवेश इस ओ वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो दिशा होगी ओ से सी की ओर। अब जो है यहाँ पे एफ ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, ए के कारण ओ पर जो बल लग रहा है वो आ गया 3.6 न्यूटन है। दिशा क्या आ गई, ओ से सी की ओर। अब यहाँ पर इसके ठीक सामने एक आवेश है सी वाला, तो सी पर जो आवेश है कौन सा आवेश है, क्यू सी। तो क्यू सी के कारण ओ पर लगने वाला बल देखिए, ये भी 2 माइक्रोकूलाम का है, जितना का ये था सेम है आवेश। तो सी पर स्थित ये क्यू सी के कारण ओ पर लगने वाला बल, तो सी पर स्थित क्यू सी के कारण 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल, ये बल हो जाएगा। हमने इसके कारण यहाँ पर लगने वाले बल को किससे प्रकट किया है, एफ ओ सी से। ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये धनावेश इस वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और उस प्रतिकर्षण बल की दिशा कहाँ होगी, सी से ए की ओर कह दो या ओ से ए की ओर कह दो। तो सी पर स्थित क्यू सी के कारण इस 1 माइक्रोकूलाम पर बल एफ ओ सी बराबर हो जाएगा, सी पर स्थित क्यू सी के कारण 1 माइक्रोकूलाम पर बल एफ ओ सी बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू सी इंटू क्यू ओ अपॉन सी ओ स्क्वायर। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू अगर हम रखें तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी 3.6 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों आवेश सेम हैं। ठीक है, और ये ओ सी और ओ ए भी क्या है, बराबर दूरी पे हैं। तो अगर हम इसको वैल्यू रखें, हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, यही आएगा 3.6 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने वही किया है। देखिए इस एफ सी को, तो एफ सी बराबर हो गया, एफ ओ सी बराबर हो गया ये वाला 3.6 न्यूटन, और इसकी दिशा क्या आ गई, दिशा आ गई एफ इस सी के कारण ओ पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, ओ से ए की ओर। तो दिशा होगी इसकी ओ से ए की ओर। अब जो है हम यहाँ पे इसको आगे हम हल करते हैं। तो एफ ओ सी निकाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें ए के कारण ओ पे लगने वाला जो बल है, वो जो बल है वो भी कितना आ रहा था 3.6। 80 के कारण ओ पे लगने वाला बल वो भी क्या आ रहा है 3.6। पर दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ए के कारण ओ पे जो बल लग रहा है वो ओ से सी क्यों लग रहा है, सी के कारण ओ पे जो बल लग रहा है वो ओ से ए क्यों लग रहा है। तो ये दोनों बल, ये बल और ये बल कौन सा है, ए के कारण ओ पे लगने वाला बल एफ ओ ए। ये बल कौन सा है, सी के कारण ओ पे लगने वाला बल एफ ओ सी। तो ये दोनों बल क्या है, ये दोनों एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में हैं। अब दोनों के मान क्या रहे हैं, बराबर है। इसका मान भी 3.6 न्यूटन, इसका मान भी 3.6 न्यूटन। तो दोनों बल बराबर परिमाण के हैं और परस्पर विपरीत दिशा में हैं। अतः इनका जो परिणामी होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। अतः ए और सी पर स्थित इन दोनों आवेशों के कारण ओ पर लगने वाला जो बल होगा वो बल क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इनका परिणामी
जीरो हो जाएगा। इनके बीच का कोण क्या रहा है, 180 अंश आ रहा है, तो इनका परिणामी क्या होगा, FOA प्लस FOA माइनस FOC। अब वो इसके वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर हम वही निकाल रहे हैं कि ए और सी पर स्थित आवेशों के कारण 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर जो बल होगा वो होगा इनका सदिश योग, और उसको हमने F1 से प्रकट किया है कि इन दोनों आवेशों का जो ये दोनों बल हैं, इनका जो परिणामी है उसको हम F1 लिख रहे हैं, और उस F1 का मान हो गया FOA प्लस FOC, और उससे क्या आ जाएगा, FOA का मान भी 3.6, FOC का मान भी 3.6। इसको माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि इसकी दिशा इस वाले की विपरीत है, तो एक का मान धनात्मक आएगा, एक का मान ऋणात्मक आएगा। देखिए FOA इधर की ओर है, FOC इधर की ओर है, दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए इनके आंकिक मान बराबर है परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए एक को धन लिया गया है, एक को क्या ऋण लिया गया है, और ये इनको हल करने पे क्या आएगा, जीरो। यानी इन दोनों ए और सी पर स्थित बलों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात ए और सी के कारण इस ओ पर जो परिणामी बल है वो क्या आ गया, शून्य आ गया। अब हम निकालेंगे बी पर स्थित आवेश के कारण ओ पर लगने वाला बल। तो इसको हम निकाल रहे हैं कि बी पर स्थित -5 कूलाम माइक्रोकूलाम के कारण 1 माइक्रोकूलाम पर वैद्युत बल। ठीक है, तो बी पर स्थित जो ये -5 माइक्रोकूलाम का आवेश है इसके कारण ऊपर लगने वाला बल, तो ये बल भी क्या होगा, ये बल भी कूलाम के सूत्र से निकलेगा। तो इसको हम निकाल रहे हैं, बी पर स्थित आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलाम पर वैद्युत बल FOB बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 के स्थान पे क्या आएगा, बी का आवेश QB, और Q2 की वजह क्या आएगा, O पर जो आवेश है QO, और अपॉन OB मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, ये वाला है, ये बी पर आवेश है QB, O पर आवेश है QO, और इनके बीच की दूरी है OB। तो इसके कारण इस पे लगने वाला जो बल होगा वो आ जाएगा क्या, FOB बराबर 1/4πε0 QB इंटू Q0 अपॉन OB स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको अगर हम आगे हल करें तो QB की वैल्यू क्या आ गई, QB की वैल्यू -5 माइक्रोकूलाम। तो हम आंकिक मान रखेंगे, दिशा हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो QB का मान क्या होगा, 5 गुणा के 10⁻6, QO का मान 1 गुणा के 10⁻6, और OB का मान ये रख दिया हमने 5 गुणा गया वर्गमूल 2 इंटू 10⁻2। ये हमने पहले ही निकाल रखा था, यहाँ पे ये OB का मान ये निकाल रखा है, और इसको हमने यहाँ पर रखा। अगर हम और हल करें तो इसका जो हल करने पे जो मान आएगा वो आता है 9.0 न्यूटन। दिशा कहाँ होगी इसकी, ये देखिए बी पर आवेश है नेगेटिव और ओ पर आवेश है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आवेश इस पॉजिटिव आवेश पे क्या लगाएगा, ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो यानी ये बी पर स्थित जो -5 माइक्रोकूलाम का आवेश है ये 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर आकर्षण बल लगाएगा, यानी अपनी तरफ बल लगाएगा। तो बी के ये QB के कारण ओ पर जो बल होगा उसकी दिशा क्या होगी, ओ से बी की ओर। तो इसीलिए जो है इस बल FOB की दिशा क्या है, ओ से बी की ओर है, इसका मान क्या रहा है 9.0 न्यूटन। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए डी पर स्थित आवेश के कारण ओ पर बल, तो ये भी क्या है -5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जैसे ये है -5 माइक्रोकूलाम का, इसकी दिशा ओ से कितनी होगी DO, तो DO की वैल्यू भी वही है जो BO की वैल्यू थी। ठीक है, तो यानी डी पर स्थित जो ये QD आवेश है, इस QD आवेश के कारण इस QO पर लगने वाला बल भी क्या होगा, सेम ये यहाँ वाला बल होगा। तो अब हम निकाल रहे हैं डी पर स्थित -5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर बल, वो आ जाएगा FOD से हम प्रकट कर रहे हैं इसको कि डी के कारण ओ पर लगने वाला बल बराबर हो जाएगा 1/4πε0 QD इंटू Q0 अपॉन OD स्क्वायर। दिशा क्या होगी, ओ से डी की ओर। देखिए ये नेगेटिव आवेश है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आवेश है, तो ये नेगेटिव आवेश इस पर अपनी दिशा में आकर्षण बल लगाएगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो क्यू पर जो बल की दिशा होगी कहाँ से कहाँ की ओर होगी, ओ से डी की ओर। तो -5 माइक्रोकूलाम के कारण क्यू पर बल की दिशा क्या होगी, ओ से डी की ओर। तो हम वही निकाल रहे हैं, FOD बराबर आ गया 1/4πε0 QD इंटू QO अपॉन OD होल स्क्वायर, और दिशा होगी OD। तो यहाँ पर अगर हम 1/4πε0 की वैल्यू रखें तो आता है 9 गुणा के 10⁻9। QD की वैल्यू आपको दे रखी है 5 गुणा के 10⁻6 हो जाएगा, कूलाम में कन्वर्ट किया इसको। QO की वैल्यू 1 गुणा के 10⁻6, और OD की वैल्यू क्या थी 5 गुणा के √2 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर किया। हल करने पे ये आ जाएगा 9.0
न्यूटन और दिशा क्या होगी, ओ से डी की ओर, दिशा ओ से डी की ओर। तो हम देख रहे हैं बी के कारण यहाँ पर जो बल है वो ओ से बी की ओर है, डी के कारण यहाँ पर जो बल लग रहा है वो ओ से डी की ओर लग रहा है। तो इन दोनों बी और डी पर के जो आवेश हैं ये ओ पर जो ये एफ ओ बी और एफ ओ डी पर लगा रहे हैं ये दोनों एक ही रेखा पर हैं परंतु विपरीत दिशाओं में। ठीक है, इन दोनों के मान भी 9 न्यूटन आ रहे हैं। तो इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, वो होगा इन दोनों के अंतर के बराबर, क्योंकि इनके बीच का कोण क्या है 180 अंश। तो हम यहाँ पर अब निकालेंगे कि इन दोनों बलों का परिणामी। तो इन दोनों बलों का परिणामी क्या हो जाएगा, कि एफ ओ डी और एफ ओ बी बल समान परिमाण के बल हैं एवं परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और तब जो है बी एवं डी पर स्थित आवेशों के कारण एक माइक्रो कूलम आवेश पर जो कुल बल होगा उसको हम निकाल रहे हैं कि बी और डी के कारण, ये बी और डी के कारण इस एक माइक्रो कूलम के आवेश पर कुल बल, उसको हम नाम दे रहे हैं F2। तो F2 बराबर हो जाएगा FOB और FOD का सदिश योग। तो FOB का मान है धन 9.0, FOD का मान है ऋण 9.0। यहाँ पर इसका मान ऋणात्मक इसलिए लिया गया FOD का क्योंकि FOD की दिशा FOB के विपरीत है। तो एक का मान धनात्मक लेंगे, तो एक का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और इनको आगे हल करने पे क्या आ गया, शून्य। यानी ये बी और डी पर जो आवेश है, बी और डी पर आवेश, इनके कारण ये क्यू पर, ये केंद्र पर जो आवेश है, तो बी और डी के कारण केंद्र पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या आ जाएगा, 0। F2 आ गया 0। तो बी और डी के कारण एक माइक्रो कूलम के आवेश पर लगने वाला कुल बल F2 बराबर 0। तो अब हमने यहाँ पर इन चारों आवेशों के कारण जो है ओ बिंदु पर लगने वाला जो कुल बल है वो निकाल दिया है। तो हम उसको यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं यहाँ पे कि अतः ए बी सी डी पर स्थित आवेशों के कारण एक माइक्रो कूलम के आवेश पर कुल बल F बराबर हो जाएगा FOA प्लस FOC प्लस FOB प्लस FOD। तो FOA प्लस FOC को हमने F1 माना था, FOD प्लस FOB प्लस FOD को हमने F2 माना था, यहाँ पर ये FOB प्लस F2 माना था, तो इसको हमने F2 लिख दिया, इसको हमने F1 लिख दिया। F1 की वैल्यू भी 0 आई थी, F2 की वैल्यू भी 0 आई थी, तो इसलिए कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि वर्ग के चारों कोनों पर स्थित इन आवेशों के कारण केंद्र वाले आवेश 1 माइक्रो कूलम पर कुल बल, कुल नेट बल क्या होगा, 0 होगा। यही इसका आंसर है। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में आए हैं, इनको एक बार रिविजन जरूर करें। थैंक यू।